तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी स्कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि से जुड़े हुए अलग अलग विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक फोन इन कार्यक्रम है। ऐसे में इस कार्यक्रम के दौरान आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे खास मेहमान से आप सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें आज के कार्यक्रम के विषय क्या होंगे, जिस पर हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है प्राकृतिक खेती और गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण। तो ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं वो टोल फ्री नंबर आप नोट कर ले, ताकि आप कॉल करके हमसे सवाल पूछ सकें। हमारा नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी बातचीत करें तो टीवी की आवाज बंद कर दे और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए हमसे बातचीत करेंगे तो रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर SK सिंह, जो कि विभागाध्यक्ष हैं फल विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनप्रीत सिंह, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अबोहर, पंजाब से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। तो डॉक्टर सिंह, हमें बताएं कि प्राकृतिक खेती, जिस पर काफी जोर दिया जा रहा है इन दिनों, समझना चाहेंगे कि क्या है ये प्राकृतिक खेती। जैसा कि आपने ये प्रश्न पूछा, प्राकृतिक खेती हमारे पूर्वजों ने किया हुआ था और उस समय जो पद्धति थी उसे ही हम कहते हैं प्राकृतिक खेती। और उसी को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार इस पे पुनः सोच विचार कर रही है और इसे बड़े पैमाने पर इसको सारे देश में इसको लागू करना चाहती है। क्योंकि हम खाद्यान्न में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, हम आज कई क्षेत्रों में हम दूसरे स्थान पर या पहले स्थान पे हैं। तो अब हम देखें कि हमें जो कहते हैं ना कि हेल्थी फूड और पेस्टिसाइड फ्री कैसे हमें खाद्यान्न मिले, चाहे फल या औद्यानिक फसलें मिलें, या उनमें से जो उत्पाद मिले जो बिल्कुल स्वस्थ हो और हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक न हो। तो इस तरह से हमें सोचने के लिए हमें अब मजबूर होना पड़ा है कि हम वापस उन्हीं पद्धतियों पे लौट रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते थे, और जो जिन्हें ये पता था कि ये किस तरह से हम इसमें एक नेचर को समन्वय लेकर हम सारी चीजें खेती, उसमें हम अन्न भी उगाते थे, सब्जियां भी करते थे, उसमें औषधीय पौधे थे वो भी उसमें लगाए जाते थे, पेड़ पौधे फल सारे एक साथ होते थे। साथ ही मछली उत्पादन, पशु उत्पादन, उसमें मधुमक्खी पालन इत्यादि सारी गतिविधियां एक दूसरे के पूरक होते हैं, और इसमें हम चाहें तो मिनिमम इसमें इंटरफेरेंस करें। तो ये सारी इसके मुख्य विषय है। बिल्कुल। तो और क्या कुछ फायदे हैं प्राकृतिक खेती के और किस तरीके से प्राकृतिक खेती आप कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। खेती में रसायनों के इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है प्राकृतिक खेती। जी हाँ, प्राकृतिक खेती हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। प्राकृतिक खेती यानी कुदरती खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है। इसमें एक देसी गाय से 30 हेक्टेयर की खेती की जा सकती है।
देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। इसीलिए देसी गाय को प्राकृतिक खेती का मूल आधार माना जाता है। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा का भी खास ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, इसमें पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की रोशनी ज्यादा समय तक मिल पाती है। सूरज से ऊर्जा मिलने के कारण पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। लघु और सीमांत किसानों के लिए तो प्राकृतिक खेती किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे किसानों के पास आय के काफी कम साधन होते हैं। साथ ही अक्सर मौसम की मार भी किसानों को झेलनी पड़ जाती है। ऐसे में इन सब चुनौतियों का समाधान प्राकृतिक खेती को अपनाकर ही निकाला जा सकता है। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी प्राकृतिक खेती के ऊपर। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले मेहमान का। डॉक्टर मनप्रीत, आपसे जानना चाहेंगे, गेहूं की फसल में जो खरपतवार है वो किस तरह से फसल को प्रभावित करते हैं और इनका नियंत्रण किस तरह से बहुत ही अहम हो जाता है? गेहूं की फसल में जो खरपतवार होते हैं वो गेहूं की फसल के साथ हर चीज के लिए मुकाबला करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। जैसे कि जो भी हम खाद डालते हैं, जो भी पानी डालते हैं, वो उनके साथ मुकाबला करके अपने बीज उत्पादन के लिए उसको प्रयोग करते हैं, जिससे गेहूं की फसल प्रभावित होती है और उसमें 15 से 20% तक का नुकसान हो सकता है। जितनी ये खरपतवार की संख्या ज्यादा होगी उतना ज्यादा नुकसान हो सकता है उसमें। तो उसको नियंत्रण करना बहुत अहम है। अगर हम इसका सही ढंग से नियंत्रण कर सकते हैं खरपतवार का गेहूं की फसल में, तो हम सीधे 15 से 20% जो अपना खेती में फायदा है वो ले सकते हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से अहम है खरपतवार नियंत्रण और किन किन उपायों को किसान अपना सकते हैं खरपतवारों से छुटकारा पाने के लिए, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। गेहूं के समय पर बोई गई फसल में इस समय बड़वार की क्रांतिक अवस्था होती है। फसल में इस समय किए गए कामों से गेहूं में कल्लों की संख्या के साथ साथ पूरा वृद्धि चरण भी प्रभावित होता है। गेहूं की बुवाई के 20 से 25 दिनों पर 5 से 6 सेंटीमीटर की पहली सिंचाई ताजमूल अवस्था पर और दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिनों पर कल्ले निकलते समय करें। इसके अलावा गेहूं को खरपतवार से बचाना भी जरूरी है। गेहूं की फसल में होने वाली प्रमुख खरपतवार है गेहूं का मामा, कृष्णनील, मोथा, बथुआ, चटरी मटरी, हिरनखुरी, सैंजी और अंकरी। साथ ही अंकरा, जंगली जई, जंगली पालक और जंगली गाजर भी गेहूं की प्रमुख खरपतवार हैं। फसलों में सबसे ज्यादा नुकसान खरपतवारों से ही होता है, इसीलिए खरपतवारों का समय से नियंत्रण बहुत जरूरी है। आमतौर पर खरपतवार फसलों को मिलने वाली 47% नाइट्रोजन, 42% फास्फोरस, 50% पोटाश, 24% मैग्नीशियम और 39% कैल्शियम का उपयोग कर लेती है, जिससे फसल की बढ़वार पर असर पड़ता है। संकरी और चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों की रोकथाम के लिए सल्फोस्फ्यूरॉन 75 WP की 33.0 ग्राम या मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल 5% की 40 ग्राम या क्लोडिनाफॉप 15% व मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल 1% बेस्टा 15 WP की मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर पहली सिंचाई के बाद लेकिन 30 दिनों की अवस्था से पहले प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि किसी भी तरह की दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें।
साथ ही छिड़काव के समय कुछ बातों का ध्यान भी रखें, जैसे खरपतवार के प्रकार और अवस्था के अनुसार खरपतवार नाशकों का चयन करें। खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल अनुशंसित मात्रा से कम या ज्यादा नहीं करना चाहिए। छिड़काव की दिशा हवा की दिशा के विपरीत नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें कि शरीर का कोई भी अंग खरपतवार नाशकों के संपर्क में न आए या कम से कम आए। इसके छिड़काव करते समय दस्ताना, फुल पैंट, फुल कमीज और जूता पहने। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और आइए प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर सिंह, आपने बताया हमें प्राकृतिक खेती के बारे में, किस तरह से जो रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है उससे काफी नुकसान हो रहा है और उसी से बचाव का एक तरीका है प्राकृतिक खेती को अपनाना। जैविक खेती की अवधारणा भी कुछ इसी तरह की है। तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है? दोनों पद्धतियां जो हैं, बिल्कुल जो प्राकृतिक के जैसा नाम है वो प्राकृतिक है, और उसमें जो भी हमारे जो सूर्य से लेकर पानी से लेकर मिट्टी और इस सारी चीज़ों को हम कम से कम, जो इंटरफेरेंस जो कहते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस जिसमें जितना कम हो, वो प्राकृतिक खेती में करते हैं। जबकि जैविक में हमारा मूल मंत्र होता है कि उसमें हम बायोकम्पोस्ट, गोबर की खाद, गाय, गौमूत्र और इत्यादि उत्पाद का, जहाँ कोई भी कीटनाशक या उर्वरक, ये बिल्कुल दोनों में मनाही है और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। तीसरी चीज ये होती है कि जिसमें जो लोकल, जो मैं कहूँ जो किस्में होती हैं, जो देसी किस्में, चाहे वो गौवंश हो या उनके जो ब्रीड हैं, वो उन्हीं को लेना है। देसी गाय को लेना है, मुर्गियां हैं तो वो लेना है, मछलियां हैं तो वो लेना है। इसी तरह सब्जियां हैं तो देसी किस्में ही लेनी है। सिलेक्शन ओपी वैरायटीज जो होती हैं उन्हीं को ली जाती हैं। इससे ये होता है कि हम देसी किस्मों को बढ़ावा देते हैं जिसमें स्वाद होता है और बढ़िया हमारे आबो हवा में बहुत अच्छे से हो पाता है, तो उनको बढ़ावा मिलता है। तीसरी ये बात है कि जो भी हम करते हैं उसमें जैव उर्वरक, जैव रसायन, सारी जो सूक्ष्म जीव जो हमारे जो हमें खेती में मतलब मददगार होते हैं, उनका बहुत भली भांति हम उपयोग करते हैं। मल्चिंग करते हैं, फिर सिंचाई को कैसे बचाना है, जो जल है हमारे पास उसको किस तरह से हम रोकें, और उसका बहुत भली भांति से खेती में, ये सारी समानताएं हैं। बट इसके विपरीत जो है, जो प्राकृतिक खेती है, उसमें बिल्कुल हम कोई, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी सुना कि उसमें डीप प्लाविंग कतई नहीं करते हैं, बिल्कुल हल्की थोड़ी बहुत करते हैं। और उसमें एक जो मुख्य डिफरेंस है, जो फसल चक्र जो है, उसमें पेड़ भी लगा हुआ है, उसमें पौध भी लगे हुए हैं, आपके क्रॉप भी लगी हुई हैं, सब्जियां भी लगी हुई हैं, फल भी लगे, ये सारे औषधीय फल भी लगे, पौधे लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज एक साथ होती हैं, जो कि ऑर्गेनिक में डेडिकेटेड फार्म हो सकते हैं, वीट का हो जाए या फलों का हो जाए या सब्जियों का हो जाए। एक तरह से मुख्य डिफरेंस ये है। और उसके बाद इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि केचुओं के बारे में हमें ज्यादा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा किसान के मददगार होते हैं, तो उन्हें हम कभी भी नहीं छेड़ते। वो जितना उसमें ज्यादा से ज्यादा पनपेंगी, जितना पत्तियां उसमें गिरेंगी जो नेचुरल गिरती हैं पेड़ से, वो ही खाद में कन्वर्ट होती हैं। और इसमें हम बाहर से बिल्कुल ऑलमोस्ट मैं कहूं ना के बराबर डालते हैं। जो ऑर्गेनिक है उसमें सारे अलग उत्पाद होते हैं, जो ऑर्गेनिक जो होते हैं उसके उर्वरक और ये सारी चीजें जो होती हैं वो उसमें डालते हैं। जो यही मुख्य भिन्नता है दोनों में। बिल्कुल ठीक है, और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, तो पहले इनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। राकेश जी इस वक्त सीतापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी राकेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार मैं ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी चाहता हूँ। ठीक है, कोई खास सवाल? मैम किस प्रकार से किया जा सकता है? अच्छा, जैविक खेती किस प्रकार कर सकते हैं? ठीक है, तो चूंकि आज का हमारा जो विषय है वो प्राकृतिक खेती है, और डॉक्टर सिंह ने अभी हमें समझाया कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में भी अंतर है, लेकिन आइए चलते हैं जैविक खेती के बारे में भी संक्षेप में जान लेते हैं। जी राकेश जी, बहुत अच्छा लगा कि आप भी जो है जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। और इसमें मैं बताऊं, जो पद्धति है इसमें एक होता है कन्वर्जन पीरियड, एक जिसमें सर्टिफिकेशन जो होता है, जो भी हम ऑर्गेनिक फार्म बनाते हैं ये सर्टिफिकेशन प्रोसीजर से गुजरता है, और वहां 3 साल तक के लिए जिस भी खेत में हम करते हैं उसकी मेड़ ऊंची कर देते हैं, और उसमें जो है मक्का है, गेहूं है या कोई फॉडर क्रॉप लगा के उसको एग्जॉस्ट करते हैं। उसमें सारी जो केमिकल है उसके अंदर, जो उसमें जो जहरनुमा जो कह लीजिए पेस्टिसाइड है इत्यादि को बिल्कुल निकाल देते हैं। और उसके बाद तीसरे साल के बाद
उसमें जो है गोबर से कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, बायो फर्टिलाइजर इत्यादि वगैरह डाल के तब हम खेती की पद्धति शुरू करते हैं, और यही है जैविक खेती के मुख्य गुण। ठीक है ना? तो इस तरह से आप कन्वर्जन है, और ये एक मैं कहता हूं कि सर्टिफिकेशन जो है वो बहुत जरूरी होता है। सर्टिफिकेशन कराना फार्म का बहुत जरूरी होता है, और ये अपेडा के थ्रू या एनएचबी के थ्रू जो मानक वाले जो संस्थान हैं उनसे आप मिलके अपने फार्म का आप ये करवाएं। जी बिल्कुल। तो राकेश जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और जो मुख्य बिंदु है जैविक खेती के वो आपने जान लिए होंगे, और इसे आप जरूर अपनाएंगे। आज के समय की एक तरह से मांग है जैविक खेती, और खासतौर पर प्राकृतिक खेती, जिस पर अभी काफी जोर दिया जा रहा है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मनप्रीत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहेंगे कि जो गेहूं की फसल होती है, कौन कौन से ऐसे खरपतवार है जो इस फसल को प्रभावित करते हैं? गेहूं की फसल में दो तरह के खरपतवार होते हैं। एक तो घास जाति के होते हैं, दूसरे होते हैं चौड़े पत्ते वाले जो खरपतवार होते हैं। जो चौड़े पत्ती वाली खरपतवार है उनसे ज्यादा खतरनाक होते हैं ये जो घास जाति वाले, क्योंकि गेहूं में मुख्य नुकसान जो कर रहा है वो इस वक्त मंडूसी है, जिसको हम गुल्ली डंडा भी बोलते हैं। सो वो एक मुख्य खरपतवार है गेहूं की फसल का। और दूसरा जो घास जाति का खरपतवार है वो है जंगली जवी। ये दो जो खरपतवार हैं ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। उसके अलावा जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जैसे अभी रिपोर्ट में बताया जंगली पालक है, बथुआ है, या फिर हिरनखुरी है, ये भी कुछ हद तक नुकसान करते हैं। ये दो किस्म के जातियों के नदीन होते हैं, खरपतवार होते हैं जो इसमें गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जी, तो डॉक्टर मनप्रीत ये बताएं कि ये जो चौड़ी पत्ती और जो घासनुमा जो खरपतवार है, इनका प्रबंधन क्या अलग अलग तरीके से किया जाता है या एक ही पद्धति है? देखिए, अगर हम इसको अपने कल्चरल जो होती हैं प्रैक्टिसेस या कह लें कि फसल प्रबंधन जो होता है वो तो दोनों खरपतवारों के लिए एक ही है। लेकिन जब रासायनिक की बात आती है तो रसायन जो हम चुनाव करते हैं वो उसी बेसिस पे होता है कि ज्यादा संख्या किस खरपतवार की है अपनी फसल में। अगर चौड़ी पत्ती वाले हैं तो उनके लिए खरपतवार नाशक रसायन है वो अलग हैं, और अगर जो घास जाति वाले हैं उनके लिए रसायन अलग हैं। तो दोनों के अलग अलग रसायन हैं। लेकिन अगर फसल प्रबंधन की बात करें तो अगर सही तरीके से फसल प्रबंधन करते हैं तो हम दोनों तरह के खरपतवार जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या है उचित फसल प्रबंधन का तरीका, ये आपसे जानेंगे आगे, लेकिन इस बीच प्राकृतिक खेती के बारे में भी कुछ और बातें जान लेते हैं। डॉक्टर सिंह, अब आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार अभी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम चला रही है, बहुत ही महत्वाकांक्षी ये कार्यक्रम है, इसके बारे में जानना चाहेंगे, जो कि परंपरागत कृषि विकास योजना का ही एक उपयोजना है। तो क्या है इसमें खास तौर पर? ये प्रोग्राम जो है ये बहुत भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों के लिए एग्री इनपुट उसे कम करना, लागत कम करने के लिए उस दिशा में एक बहुत बड़ा ये कदम है कि जिस क्षेत्र में वो किसान रह रहा है, चाहे वो पहाड़ों पे हो या प्लेन के क्षेत्र में हो, लेकिन वहां पे किस तरह से इनपुट की कटौती की जाए, और वहां ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग हो या पीएमओ हो या कृषि मंत्रालय हो, यहाँ पे सब तरफ विचार किया गया है कि किस तरह से इसे कम किया जाए। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो आंध्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, तमिलनाडु है, हिमाचल है, और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं जहां पे प्राकृतिक खेती पे बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है, जहां नेचुरली भी सारी चीजें उस तरह से की जा रही हैं। और ये मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि वहां किसानों की लागत और भी जो किसान जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े यंत्र यूज कर रहे हैं, कृषि यंत्र, तो वहां से उनकी लागत काफी कम हो जाती है। और देखा ये गया है कि प्राकृतिक खेती हम जब करते हैं तो उसमें शुरुआती दौर में मैं ये अल्प अवधि जो फसल है उनमें तो देखा गया दलहन हो या तिलहन हो, उसमें कम से कम 20 से 30% तक आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाता है, क्योंकि उसमें गुणवत्ता, मतलब उसमें बिल्कुल कहें कि पेस्टिसाइड ना फायदे हैं प्राकृतिक खेती के। डॉक्टर सिंह, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं। माधव जी इस वक्त महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माधव जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। माधव जी, आपसे गुजारिश होगी कि टीवी की आवाज बंद कर देंगे और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत कीजिए, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी।
हेलो जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? माधव जी, मेरी आवाज मिल रही है? हमारा सवाल है, अभी गेहूं की बुआई करके 1.5 महीना हो गया। जी आप जी जी हाँ, गेहूं की बुआई करके 1.5 महीना हो गया अभी। ठीक है, अभी उसको कौन सी दवा डालने का? अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर मनप्रीत बताएं, 1.5 महीने हो गए हैं गेहूं की बुआई किए हुए। गेहूं की बुआई के 1.5 महीने के बाद ही ऑलमोस्ट जितने भी खरपतवार नाशक हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली अगर इनके खेत में अगर घास जाति वाले नदीन हैं, घास जाति वाले खरपतवार हैं, तो ये अपना टॉपिक है 15% नाशक हैं जो हम इसको नियंत्रण करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर साथ में इनके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी हैं तो उनके लिए, दोनों के लिए एक ही खरपतवार नाशक आता है अटलांटिस नाम का, जिसमें 2 मिश्रण है 2 रसायनों का। तो वो जो खरपतवार नाशक है अटलांटिस, ये दोनों तरह के नदीनों को काबू कर सकता है, चौड़ी पत्ती वाले भी और दूसरे घास जाति वाले भी। तो ये कर सकते हैं अटलांटिस। ये 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो माधव जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर मनप्रीत, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, आपने इससे पहले हमें बताया था कि उचित अगर कृषि पद्धतियों को अपनाया जाए और जो प्रबंधन है उसकी क्रियाएं की जाए तो फिर खरपतवार की समस्या इस तरह से किसानों को परेशान नहीं कर सकती है। तो उचित कृषि प्रबंधन जो है वो किस तरह से की जाती है? उचित कृषि प्रबंधन के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि खरपतवार की जो अपने आप को बढ़ावा देने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको जो जरूरतें हैं उसको समझना पड़ता है। क्योंकि कोई भी खरपतवार का बीज है जो अपनी खेत की मिट्टी में ही पड़ा है, तो उसको अंकुरित होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, अगर हम उन चीजों को रोक सकते हैं फसल प्रबंधन से, जैसे कि उसको मॉइस्चर चाहिए होता है, नमी चाहिए होती है मिट्टी में, या फिर वो अगर खरपतवार का बीज ऊपर ही 1 इंच सतह में होगा, यानी कि ऊपरी सतह में होगा तो ही वो अंकुरित हो सकता है, अदरवाइज वो अंकुरित नहीं होता। तो इसको हम इस तरह से फसल प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे धान की अगर बुआई हमने पिछली फसल ली है, तो धान की फसल काटने के उपरांत हम पानी लगाने के बाद जब बुआई करेंगे तो खेत में सीधी बुआई कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जितने भी खरपतवार के बीज हैं जो नीचे पड़े हैं, डेप्थ पे पड़े हैं, तो वो ऊपर नहीं आते, ऊपरी सतह पे ना आने के कारण वो अंकुरित नहीं हो पाते। तो उससे काफी हद तक ये समस्या अपनी इसमें सोल्व हो जाती है। जी बिल्कुल। और अगर खरपतवार आ ही जाए तो फिर किस तरह से उपाय किए जाए उनसे छुटकारा पाने के लिए, इसके बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही प्राकृतिक खेती के बारे में अभी बहुत सी बातें हैं जिसे जाननी है हमें, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है।
ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम प्राकृतिक खेती और गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे खास मेहमानों से सवाल पूछकर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत जी, विदिशा मध्य प्रदेश से। भारत जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। बंद कर दीजिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार भारत जी, टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। मैडम, हमारी गेहूं की फसल की हो रही है। आपकी गेहूं की फसल है, क्या समस्या आ रही है? भारत जी, लगता है नेटवर्क क्षेत्र में आप नहीं हैं। जो आपकी आवाज है वो कट कट के आ रही है। कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें और एक बार फिर से सवाल दोहरा दें। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। और डॉक्टर मनप्रीत, अगर कोई सलाह आप देना चाहेंगे, क्योंकि गेहूं की फसल है, अभी कितने दिन की है ये जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं भारत सिंह जी, क्या सुझाव देंगे अभी आप उन्हें? जनरली जो गेहूं की फसल है उसकी बुआई अक्टूबर के लास्ट वीक में, आखिर वाले हफ्ते में हो जाती है और या फिर ज्यादा से ज्यादा 15 नवंबर तक उसकी बुआई हो जाती है। तो जो इस समय पे बुआई की हुई फसल है वो तकरीबन 35 से लेके 40 दिन के आसपास की है। जनरली इसी टाइम पे ही हम खरपतवार के लिए रसायनों का उपयोग करते हैं। तो मेरे ख्याल से उनका सवाल शायद खरपतवार के रसायनों के बाबत ही होगा, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें एक बात जरूरी है ये समझनी कि अगर जमीन हल्की है किसी खेत की, तो उसमें हम जो जितने भी सल्फ्यूरोन ग्रुप वाले हैं, जिसमें सल्फ्यूरोन आता है, जितने भी केमिकल्स हैं, रसायन हैं, वो उनको स्प्रे नहीं करना चाहिए। फिर हम टॉपिक है 160 ग्राम, वो सेफेस्ट रसायन है जिसको हम उपयोग कर सकते हैं घास जाति के नदीनों के लिए। उसी तरह से एक एलग्रिप है जो चौड़ी पत्ती वाली नदीनों के लिए। ये दोनों केमिकल्स जो हैं, रसायन हैं, ये सेफ हैं। अगर खेत के बारे में नहीं पता है तो इन दोनों रसायनों का हम उपयोग करके खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। जी मनप्रीत जी, अब ये जानना चाहेंगे कि खरपतवार नाशी का जो इस्तेमाल किया जाता है उस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना होता है किसानों को? खरपतवार नाशक का उपयोग करने के टाइम पे दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो खरपतवार नाशक की जो चुनाव है, जैसे मैंने पहले बताया कि हर खरपतवार के लिए अलग थोड़ा सा रसायन है, तो उसका हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन से खरपतवार को हम नियंत्रण करने के लिए चुनाव करने जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि जब नोजल जिससे हम स्प्रे करते हैं
आमतौर पर किसान भाई कोन वाली नोजल का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे खरपतवार की जो नष्ट होने की प्रक्रिया है वो कम रह जाती है खरपतवार नाशक से। तो उसकी जगह पे हमें फ्लैट फैन नोजल होती है, जिसको कट वाली नोजल भी बोलते हैं। तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो खरपतवार नाशक है वो एक पूरे अच्छे तरीके से हम स्प्रे कर पाएं, तभी उसका हमें फायदा मिल पाएगा। बिल्कुल, आपसे और भी जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस बीच आगे बढ़ते हैं और प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सिंह, अब जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती के बारे में आपने बताया किस तरह से जो सरकार है वो प्रोत्साहित कर रही है किसानों को। क्या प्रोत्साहित करने के लिए कुछ आर्थिक सहायता भी किसानों को दी जा रही है इसके लिए? बिल्कुल, इसे सर्वप्रथम जो है 19-20 में करीब 500 करोड़ रुपए सरकार ने इसके लिए आवंटित किया है कि किसानों को ये लाभ पहुंचाना है। और यहाँ कुछ राज्य अग्रणी हैं, जैसा कि मैंने बताया, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, जहाँ पे उन लोगों ने किसानों को संगठित करना शुरू किया है, प्राकृतिक खेती की तरफ जोड़ना शुरू किया है। और उनका, जैसा कि हिमाचल सरकार है और उन्होंने ये सोच रखा है कि 22 तक पूरे स्टेट को कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह का महत्वपूर्ण प्रोग्राम अगर उन्होंने बनाया है तो किसानों को संगठित करना और उन्हें ट्रेनिंग देना, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें ट्रेनिंग देना ही होगा, जिस तरह से बिल्कुल कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग ना के बराबर हो, और जिसे मैं कहता हूं प्राकृतिक खेती उसे प्राकृतिक ढंग से ही करें, तभी जाके उन्हें फायदा मिलेगा। और फसलों का चुनाव, किस्मों का चुनाव और उसमें किस तरह के जो सस्य क्रियाएं करने हैं वो उसका बहुत खास करके ध्यान। यहां मैं किसानों को यह बताना चाहता हूं कि जो भी किसान अगर रोटावेटर यूज कर रहा है, अपने खेत पे रोटावेटर को आम किसान करता है, लेकिन ये जैव प्राकृतिक खेती के लिए एकदम मैं कहूं विपरीत चीज है। ये केचुओं को बिल्कुल मार डालता है और आपकी उर्वरता जो है बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, जिसमें वो कार्बन, वो जितनी अच्छी चीजें मिट्टी में देता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी किसान इस तरफ झुकता है, मिट्टी को कम से कम छेड़े और उसमें जो केचुए हैं उनको बनाए रखें, उनकी फसल, उनकी जो फलों की या उत्पाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल, यानी कि जो गहरी जुताई है वो किसानों को नहीं करनी चाहिए, प्राकृतिक खेती में हल्की जुताई ही करनी चाहिए। ऐसे में जब खेती करते हैं तो खेत की तैयारी से ही अगर हम बातचीत की शुरुआत करें तो किस तरह से करनी चाहिए अगर कोई किसान प्राकृतिक खेती करना चाहता है तो? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिसमें जैसे अल्प अवधि वाली फसल है तो उनके लिए हल्की थोड़ी सी जुताई करते हैं, जिससे कि बीज उसमें पड़ जाए, आराम से कतार में लग जाएं। जैसे दरख्त है या वृक्ष या फल वृक्ष हैं या उनके, तो उनके नीचे भी जो खरपतवार इत्यादि आते हैं उनको हम बिल्कुल काट के खत्म नहीं करते हैं। अच्छा। उनको बिल्कुल हल्का सा काटते हैं जिससे कि सेजिंग हो और वो एक मल्च के रूप में काम करे, जिससे कि हम नमी को बनाए रखें। इसमें देखना यह है कि भूमि का कटाव कभी भी ना हो, जिससे कि उर्वरता का ह्रास हो। कहीं भी हम उसे उर्वरता को बिल्कुल खोते नहीं है और कोशिश करते हैं कि यही जो उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर, जो बायोमास मिलता है, ये केचुओं को उनका भोजन होता है जो उसको कन्वर्ट करती हैं। तो इसमें थोड़ी सी भिन्नता ये है कि जो अल्पावधि है उनके लिए हल्की करते हैं और जहां तक ना के बराबर उसमें हो सके आप बड़ी इंप्लीमेंट्स को यूज ना करें, उसमें कतई ना करें। जी, आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी इस वक्त बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछिए। नमस्ते मैडम, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती को चाहिए पोषक तत्व अनेक, जैसे हमें जो है वातावरण से मिलने वाला जो है वर्षा है, वायु है, सूर्य है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन, इतने तो हमें वातावरण से मिलते हैं। बाकी हमें मृदा से मिलते हैं, पोटास है, नाइट्रोजन है, जो 16 तत्व हैं उसमें कुछ सारे इसमें मिलते हैं। तो इसको और बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसमें कौन से फसल चक्र करना चाहिए? जैसे हम कभी कभी जो 4 फसल लेते हैं साल में, कहीं 3 लेते हैं, 2 लेते हैं, तो प्राकृतिक खेती के लिए सबसे अच्छा कौन रहेगा? 2 चक्र अपनाए कि 3 वाला अपनाए कि 4 वाला अपनाए? और जैसे हरी खाद के लिए तो उस हमें कौन सा समय चुनना चाहिए जिससे हमारे खेतों में हरी खाद के माध्यम से भी जो है पोषक तत्व बढ़ावा जा सके? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर, जैसा कि नंद आपने पूछा कि ये किस तरह की फसल चक्र है, जो आपने जो बताया है ये बिल्कुल मैं कहूँ कि जैविक खेती वाला आपने ये पूछा है। प्राकृतिक खेती में जो फसल जो मैं बता रहा हूँ इसमें जो है उसमें फल वृक्ष हो, सब्जियां हो, इसमें बहुत ज्यादा हम जुताई नहीं करते हैं।
उन्हें वहीं रहने देते हैं और हल्की जो जगह खाली होती है उसमें बिजाई होती है उसकी। तो ये ध्यान रखना, इसमें जो मैं ये कह रहा हूं, चाहे वो रबी की हो चाहे वो खरीफ की हो, तो उस तरह से जो अब हम उसके पौध तैयार कर लेते हैं, इसमें देखिए आपको जैविक पौध भी तैयार करने होंगे, ये भी आपको मान के चलना है। और उसमें भी जब हम फसल की चुनाव भी करते हैं तो वो भी देसी किस्मों को लेना है, ना कि हाइब्रिड को लेना है या और अन्य जो किस्में हैं उनको लेना है। तो ये आप जरूर सोचे कि अगर कोई फसल चक्र बना रहा हूं और उसमें पेड़ भी हो, उसमें छोटे पौध भी हो, उसमें बिल्कुल जैसे प्याज है, कंद वाली है वो भी हो, ये सारी मिट्टी को हल्की करती हैं। और मैंने बताया केचुआ आधारित ही खेती है ये, और उससे उसकी जो पत्तियां उसमें झड़ेंगी वही जाएंगी उसमें, और वही सड़ के फिर वापस खाद बनेंगी जो नेक्स्ट क्रॉप को वो देती हैं। और जितनी भी देखिए ऑर्गेनिक मैटर जैसे ऐड होगा उसमें जो आपके जो भी सूक्ष्म जीव हैं उसमें वो उसमें बढ़ना शुरू करेंगी, और वो जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता बढ़ाते हैं। ये ध्यान रखें कि उनका रहना बहुत जरूरी है और इसे बनाए रखें। तो प्राकृतिक खेती में सस्य वाली जो कार्यक्रम है वो हम क्रियाएं बहुत कम करते हैं, उसे ज्यों का त्यों रखते हैं, जो जैसे जीरो टिलेज है। तो उस तरह के ये समझ लीजिए कि करीब करीब उसी तरह से उसी पद्धति को अपनाकर आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। और इसमें जो भी बायोमास है जो फार्म से निकलता है जितना सारी कन्वर्ट करके हम उसको उसी खेत पे पुनः यूज करते हैं। तो ये आपने सोचना है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदराम जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नंदराम जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मेरी आवाज मिल रही है आपको नंदराम जी? जी जी जी। टीवी की आवाज बंद रखिएगा। चनों में कौन सी दवाई डलवा दे मिल्ली के लाने? जी कौन सी दवाई डालनी है? गेहूं की फसल ली है आपने? हाँ गेहूं की, और ये चनों में भी इल्ली लग रही है। इल्ली लग रही है, अच्छा ठीक है। चनों में जी। डॉक्टर मनप्रीत बताएं क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? एक्चुअली ये मेरे ख्याल से फंगस के बारे में पूछ रहे हैं। तो गेहूं की फसल जो है उसमें जनरली हम उल्लीनाशक जो है वो स्प्रे करते हैं जब फसल अपना वो पेनिकल बनाती है, सिट्टा बनाती है। तो या फिर उसकी बुआई के टाइम पे ही हम उसका सीड ट्रीटमेंट करके उसको यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने अगर खेत में बुआई कर ली है गेहूं की फसल की या चने की फसल की, उनको बुआई से पहले ही हम सीड ट्रीटमेंट देना होता है फंगीसाइड से। जैसे कि रेक्सिल आता है 1 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ जो सीड है, बीज है, 1 किलोग्राम बीज को 1 ग्राम लगती है रेक्सिल, तो वो लगा के बुआई करनी चाहिए थी। उससे इसमें जो है उल्ली का जो खतरा है वो कम रह जाता है। और या फिर अभी जब ये फसल में जब किसी बीमारी का हमला होगा या कोई प्रॉब्लम ऐसी आएगी उल्ली की, तो उसमें भी हम ये जो है एक स्प्रे है टिल्ट एक रसायन है, तो उसको उपयोग कर सकते हैं। 200 ml 200 मिलीलीटर जो प्रति एकड़ की हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं उसका। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, आत्माराम जी देवास मध्य प्रदेश से। आत्माराम जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैडम ये मैंने खरपतवार नाशक उड़ाई थी अपने गेहूं में। अच्छा। तो उसमें क्या मैंने एक खेत में 240 उड़ाई थी 58%, और एक में उड़ाई थी वेस्टा जी। यूपीएल का आता नहीं है? ठीक है। तो वो यूपीएल का वेस्टा जो था उसमें सक्सेस नहीं हुआ, मतलब वो 240 58% तो सक्सेस हो गया, तो उसका कारण क्या है? जी डॉक्टर मनप्रीत बताएं। 240 सोडियम में बेटर अच्छा मिला है नियंत्रण या विस्टा में? क्या आपने सवाल पूछा? आत्माराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस में आपको अच्छा परिणाम मिला है? जहां तक मेरा ख्याल है शायद विस्टा की बात कर रहे थे कि उसमें उनको ज्यादा अच्छा परिणाम मिला है, तो क्या वजह क्या है इसकी? एक्चुअली क्या है कि 240 सोडियम सॉल्ट जो है जो 58% इन्होंने स्प्रे किया है, वो भी काफी हद तक जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनको काबू करता है। लेकिन उसमें कुछ खरपतवार जो हम
सख्त जिसको खरपतवार बोलते हैं, जो हार्डी होते हैं थोड़े, वो कंट्रोल नहीं होते। जैसे कि इसमें होता है एक अपना कंडियाली पालक है, वो कंट्रोल नहीं होती है 2,4-D से, और बटन बूटी है वो कंट्रोल नहीं होती। कुछ खरपतवार ऐसे हैं जिनके लिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, स्ट्रॉन्ग रसायन यूज करने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो है हिरनखुरी है वो भी 2,4-D से नियंत्रण नहीं होता उसका। तो मेरे ख्याल से वो नदीनों की समस्या इनके खेत में ज्यादा होगी, इसीलिए इनको विस्टा से अच्छा परिणाम मिला है 2,4-D के मुकाबले। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ और जानकारियां ले लें। यहाँ पर डॉक्टर सिंह बताएं हमें कि जो प्राकृतिक खेती करते हैं किसान, तो सबसे पहले मन में यही सवाल उठता है कि उत्पादन कितना होगा, क्योंकि आमतौर पर रसायनों का भी इस्तेमाल इसी लिए करते हैं किसान ताकि उत्पादन ज्यादा मिले। जैविक खेती अपनाने में भी यही शंका रहती है, प्राकृतिक खेती को लेकर भी यही शंकाएं हैं। तो कैसा उत्पादन मिलता है प्राकृतिक खेती से? जैसा कि आपने पूछा, प्राकृतिक खेती में जब भी हम किसान जब शुरुआती दौर में लेता है तो पहले शुरुआती मतलब 1 से 2 साल तक उसे बहुत ज़्यादा, मैं तो कहूँगा कि जैसे धान है, गेहूं है, उनमें देखा गया थोड़ी सी डिक्लाइन होती है, करीब 20% उत्पादन गिरता है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसमें मिट्टी में, मृदा में उर्वरता बढ़ती है, उसके बाद देखा गया है कि करीब करीब 20%, 22% तक की आगे मतलब ज्यादा ईल्ड बढ़ जाती है। और ये अल्प अवधि जो फसल है, जैसे मैं कहूँ जो दलहन है, इनमें तो आप मान के चलिए कि उसे शुरुआती दौर में, क्योंकि उसमें आप जानते हो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी होती है, और ये बहुत भली भांति से जो मैं कहूँ कि जो प्राकृतिक खेती है उनमें बहुत अच्छे से होता है। और यही वजह है कि उनमें उत्पादन की क्षमता और उत्पादकता करीब करीब 20 से 25% बढ़ जाता है, और ये खास करके उन फसलों के लिए। इसी तरह तिलहनों में भी देखा गया है कि उसमें भी शुरुआती दौर से ही उन्हें अच्छा करीब करीब जो हम केमिकल खेती जो करते हैं, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, उसके आसपास का उत्पाद मिल जाता है हमें। लेकिन अगर उसमें गुणवत्ता, मतलब जो कहते हैं ना कि दाल में जो हम लेते हैं जो अनपॉलिश दाल है और बिल्कुल ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग का जो दाल है, वहां उनको थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। लेकिन जब वो बाजार में जाते हैं, जब जुड़ के संगठित होकर बेचते हैं, तो वहां उन्हें 30% से 40% तक का भी फायदा है। औद्यानिक फसलों में तो आप खास करके जाएंगे, आप बाजार में जाएं, जहां भी जैविक सर्टिफाइड हो या प्राकृतिक द्वारा की गई जो फसल है आपके पास, उसमें आप 15 से 25-30% आपको एक्स्ट्रा मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। और उसमें कोई मैं कहता हूं कि ये आपको जुड़ना पड़ेगा। किसान अगर संगठित हैं तो कई चीजें जो है बड़े मार्केट को, मेट्रो सिटी को, रिटेल चेन्स को भेज सकते हैं, और यही बात अब किसानों को करनी है, उनको जुड़ के ही करना है प्राकृतिक खेती। जी चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்।
इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने, हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और प्राकृतिक खेती के बारे में समझना चाहेंगे डॉक्टर सिंह आपसे। आपने बताया कि किस तरह से जो प्राकृतिक खेती है उसमें जो इंसानी हस्तक्षेप है वो कम से कम होना चाहिए, तो ऐसे में क्या क्या करना चाहिए, सस्य क्रियाओं में खासतौर पर क्या कार्य कर सकते हैं किसान, इसके बारे में आपसे जानेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले यहाँ पर ले लेते हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, जीवन जी। जीवन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी मैम, हम ये सवाल पूछना चाह रहे थे। जी मैम, ये गेहूं की फसल में हमने खरपतवार भी डाल दी है, ठीक, यूरिया पानी सब गेहूं अच्छे थे, लेकिन आवारा पशु के बहुत परेशान है, आवारा पशु चढ़ जाते हैं रात में। अच्छा, तो इस समस्या के लिए कुछ सरकार का। चलिए, ये एक अलग समस्या है जिसके बारे में आपने बताया और किसान अक्सर इस समस्या से जूझते हैं। तो डॉक्टर मनप्रीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी अगर कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे। किसान काफी आवारा पशुओं की समस्या से जूझ रहे, फसल को काफी नुकसान होता है। इसके अलावा आपसे ये भी साथ में जानना चाहेंगे कि खरपतवार नाशी का जो इस्तेमाल करते हैं किसान, एक तरह से वो भी रसायन है, तो इस रसायन के इस्तेमाल से कोई नुकसान न हो, इसके लिए किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? पहली बात तो आवारा पशुओं के नुकसान की जो हम बात करते हैं तो उसको नियंत्रण करने के लिए सिर्फ यही है कि फेंसिंग अपने खेत की अगर कर सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, उससे हम पशुओं के नुकसान से बच जाते हैं। और दूसरी बात जो आपने पूछी, खरपतवार का जो रसायनों का प्रभाव है, वो उसमें कुछ रसायन ऐसे हैं जिसकी अगर जो डोज है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर ज्यादा डाल देते हैं डोज तो उसका नुकसान अपनी फसल पे भी हो जाता है। जैसे अटलांटिस, मैंने आपको बताया था कि अटलांटिस हम 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करते हैं, या लीडर है एक रसायन। तो ये जो रसायन है अगर इसका डबल कहीं पे डोज पड़ जाती है, जनरली जब किसान भाई अपने गन वाली स्प्रे पंप यूज करते हैं तो उसमें वो दिक्कत आती है कि उसका प्रभाव फसल पे भी देखने को मिलता है। सो उसके प्रभाव को रोकने के लिए हम अगर कट वाली नोजल का इस्तेमाल करेंगे और जो पानी की रिक्वायरमेंट है, जैसे जितने भी खरपतवार नाशक हैं उसमें 150 लीटर के हिसाब से पानी का उपयोग करना चाहिए प्रति एकड़। इसको कम या ज्यादा करते हैं तो उससे भी फसल पे प्रभाव आता है। अदरवाइज इसका खरपतवार के ऊपर नियंत्रण अच्छा हो, उसके लिए खेत में नमी होनी चाहिए ताकि खरपतवार को अच्छे से ये नियंत्रण कर सके। अगर सूखा होगा खेत, जिस टाइम पे हम स्प्रे कर रहे हैं किसी रसायन की, उस टाइम पे भी
ये समस्या आती है कि खरपतवार के ऊपर असर नहीं होता इसका। सो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो उससे हम इसका रसायन। डॉक्टर मनप्रीत, आपके पास एक सवाल लेकर आना चाहती हूँ। जो किसान कॉल सेंटर के जरिए जो हमें सवाल पहुंचाते हैं हमारे किसान साथी, वैसा एक सवाल आया है पिंकू जी का उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने ये लिखा है कि इन्होंने सवाल पूछा है कि गेहूं 1.5 महीने का है और अब तक 1 बार पानी लगाया है, 2 बार यूरिया का हल्का छिड़काव कर चुके हैं, पत्तियां नीचे से पीली पड़ रही हैं, क्या करें? जनरली पत्तियां नीचे से जब पीली पड़ती हैं या इनकी जो खेत में जैसे हम ऑर्गेनिक मैटर होता है वो अगर कम हो और नाइट्रोजन जो यूरिया का इन्होंने छिड़काव किया है अगर कम किया है, जनरली दूसरी जो हम पानी लगाते हैं उस समय तक हमें जो यूरिया का जो जितना प्रयोग करना है एक खेत में, जैसे हमारी सिफारिश है 90 kg के आसपास प्रति एकड़, 90 किलोग्राम। सो उस समय तक पूरा करना होता है। तो अगर खेत में हमारा खेत हल्का है या ऑर्गेनिक मैटर कम है तो उस वजह से भी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जो होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, वो नीचे वाले पत्तों पे आती है। और दूसरी बात, कनक में हमेशा गेहूं में हमेशा जो पहला पानी है वो हमें हल्का लगाना होता है। जब भी भारी पानी लगाया जाता है उसमें, तो उस समय भी ये जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी वाले जो सिम्टम है वो उस पे असर दिखाई देने पड़ता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर मनप्रीत, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी जानकारी हासिल करने के लिए। एक सवाल और है जो डॉक्टर सिंह आपसे मैं चाहूंगी कि पूछ लेती हूँ। हमारे दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर पर ये सवाल आया है जो बागवानी से जुड़ा हुआ है। महेंद्र कुमार सिंह ने पंजाब से पूछा है कि अंगूर में सिंचाई के कितने दिनों के अंतराल पर काट छांट कर सकते हैं? जैसा कि ये पंजाब से हैं और इस वक्त जो है वहाँ जो 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 अंगूर है ये शिशुत्व अवस्था में है, इनकी काट छांट इस वक्त बिल्कुल सिंचाई ना करें। अगर उसमें फुटाव इस तरह से आ जाएगा बिल्कुल सिंचाई रोक दी जाती है। और उसमें काट छांट करने के बाद ओजस के हिसाब से उसे 4 या 6 गांठ में काटते हैं। उसको काटने के बाद उसमें खाद, उर्वरक इत्यादि उसको दे दें और जो उसके जो गांठ बने रहते हैं उस पर एक दवा आती है डॉर्ब्रेक, उसका छिड़काव कर दें। उसका छिड़काव 1.5% स्प्रे करते हैं जिससे कि उसमें फुटाव जो है एक समय पे हो और एक साथ हो, जिससे उसमें क्या होगा कि ये जो क्रॉप तैयार होगा ये थोड़ी अगेती हो जाएगी, 7 से 10 दिन पहले हो जाएंगी। तो ये मानसूनी बारिश से जो क्षति पहुंचती है अंगूर को ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ये अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवीलाल जी उज्जैन मध्य प्रदेश से। इनसे बात करते हैं। देवीलाल जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? आगे बढ़ते हैं। जी देवीलाल जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। पूछे अपना सवाल। मैम, जो गेहूं की फसल है जी, अभी नई इसमें वैरायटी आ रही है। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या नई गेहूं की फसल है, अभी नई वैरायटी चल रही है तेजस और पोषक वगैरह, तो इनमें उर्वरा शक्ति मतलब क्षीण होने की संभावना रहती है क्या? अगर क्या इनमें क्या सवाल है आपका इन नई वैरायटीज में? जी मैम, जैसा नई वैरायटी आ रही है तेजस वगैरह, तेजस है, ठीक है, और पूसा तेजस है। हाँ। तो इसमें क्या गेहूं मतलब जमीन की उर्वरा शक्ति क्षीण होने की या कम होने की संभावना होती है क्या? अच्छा, उर्वरा शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जानते हैं। जी डॉक्टर मनप्रीत बताएं। मेरे ख्याल से किसी भी किस्म का गेहूं की कोई भी किस्म लगाते हैं उसका खेत की जो शक्ति है उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि जितना किसी भी फसल ने बायोमास बनाना होता है उस हिसाब से ही वो न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल से लेती है। तो जनरली कनक का जो या गेहूं की फसल के बारे में बोलें तो मोस्ट जितनी भी किस्में हैं, चाहे वो 135 से लेके 155 दिन वाली किस्म होती है, तो जनरली वो सभी एक तरह के ही न्यूट्रिएंट्स खेत से निकालती है। तो उस वजह से उसकी उर्वरकता जो शक्ति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी किस्म का। जी डॉक्टर मनप्रीत, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और अहम जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम हेलो किसान में। डॉक्टर सिंह, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, किसानों को सुझाव दें कि जैसे कि आपने बताया था कि मानवीय हस्तक्षेप बहुत ही कम, न के बराबर इसमें होना चाहिए, प्राकृतिक तौर पर ही खेती होती है, लेकिन ऐसे में अगर रोग व कीट लगते हैं तो इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और किस तरह से नियंत्रण होता है? बिल्कुल।
प्राकृतिक खेती में जैसा कि आपने बताया कि किसान जो है इसमें प्राकृतिक ढंग से ही करता है। इसमें जैसे जब अगर वो सब्जियों को लगा रहा हो या धान को लगा रहा हो तो उसकी कतार वहीं से शुरू हो जाती है। उसे उत्तर से दक्षिण के क्षेत्र में दिशा में ही लगाएंगे, जिससे कि हमें लाइट बहुत अच्छे ढंग से मिले, उसमें रोग भी कम लगेगा, ग्रोथ भी बढ़िया होती है और उसकी बढ़वार अच्छी होगी। साथ ही देखा गया है कि जब हम और फसलों को भी जब लगाते हैं साथ साथ तो उस पे कई मित्र कीट होते हैं। अच्छा। तो ये जो होते हैं, चेपा है इत्यादि जो बीटल्स होती हैं, वो उसको खा जाती हैं। जो नॉर्मल हम जब आम फसल लगाते हैं उसमें गेहूं लगा या चना लगा तो उसमें बिल्कुल वही रहती है, अगल बगल से कुछ नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ सब जब इकट्ठे हम लगाते हैं तो उसमें जो मित्र कीट हैं वो उनको खा जाती हैं और ये बायो कंट्रोल एजेंट जो है ये बहुत बढ़िया काम करता है। साथ ही इसमें ये भी अलाउड है, जैसे ट्राइकोडर्मा है या और भी जो हमारे बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं उनको हम लगा सकते हैं, जिससे कि मिनिमम डैमेज हो प्रकृति में और मैक्सिमम हम जो फफूंद रोग हो या इसको हम कंट्रोल कर सकें। तो ये देखना हमें क्या कि जो प्राकृतिक ढंग से जब हम खेती कर रहे हैं तो उसमें ना उसमें जो परागण के लिए जो कीट हैं या मधुमक्खी है उनको कोई डैमेज हो, ना उसमें तितलियां जो घूम रही हैं जो परागण कराती हैं उनको कोई डैमेज हो, या उसमें केचुआ है ना उन्हें कोई डैमेज हो। ये सारी बातों का ख्याल करना, इसीलिए मैंने कहा कि इसका मूल मंत्र ये है कि मिनिमम आप सस्य क्रियाएं करें उसमें और उसे सिर्फ बिजाई करें, ले और जितने उसको न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से मिल पाती हैं वो मिले। नीम युक्त जो है हमारे जो प्राकृतिक जो मिलते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, ये अलाउड है उसमें। तो इतना तक आप कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, आपने बहुत ही अहम जानकारी हमें दी है प्राकृतिक खेती के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने विस्तार से जाना प्राकृतिक खेती आप किस तरह से कर सकते हैं और ये किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है। इसके अलावा गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी बातचीत हुई। आइए आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल के विषय होंगे कद्दू कुल की अगेती खेती के लिए पौध तैयार करना और कीवी फल उत्पादन में काट छाट का महत्व एवं तकनीक। तो इन विषयों पर कल के कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस बीच आप अपने सवाल ईमेल के जरिए भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर है जिस पर कॉल करके आप सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा हेलो किसान कार्यक्रम के इस एपिसोड को अगर आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब पेज पर पहुंच जाएंगे और आप हेलो किसान कार्यक्रम में के जो तमाम एपिसोड्स हैं वहां पर आप देख सकते हैं दोबारा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।